Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of international relation। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि म्यांमार का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, क्या क्या म्यांमार और इंडिया में इश्यूज़ है, क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया और म्यांमार का रिलेशन में, और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे म्यांमार और इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से इंडिया और म्यांमार का रिलेशन बेटर हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया होता है वो हम लोग यहाँ पे म्यांमार और जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये जो बांग्लादेश है इसके इधर जितना भी कंट्री है, ये वाला कंट्री जो है ये सब साउथ एशिया में आता है, और बांग्लादेश के बाद इधर जो ईस्ट में है ये सब कंट्री जो है ये सारा का सारा साउथ ईस्ट एशिया में आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो म्यांमार है इसका ओरिजिनल नेम जो था वो बर्मा था, लेकिन 1989 में म्यांमार में जो है वो मिलिट्री रूल आता है और वो मिलिट्री रूल बर्मा नाम जो है वो हटा करके उसको म्यांमार से रिप्लेस कर देते हैं। बांग्लादेश जो था ये हम लोग देख चुके कि किस तरीके से ये जो है बांग्लादेश तक का रीजन जो है ये साउथ एशिया में आता है, इधर ये पूरा साउथ एशिया है, और इस साइड वाला जो ये सारा कंट्रीज है ये सारा का सारा साउथ ईस्ट एशिया है। और ये जो म्यांमार है, ये म्यांमार ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और फिर इधर जो इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस वगैरह सब है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में म्यांमार जो है ये एक टाइप का कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है। तो इसलिए भी अगर इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज स्पेशली लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया ये सब से अगर रिलेशन अच्छा करना है तो उसके लिए म्यांमार जो है वो एक टाइप का कनेक्टिंग लिंक साबित हो सकता है, इवन एक कनेक्टिविटी डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकता है। ओके, इंडिया और म्यांमार का अगर हम लोग बॉर्डर देखें तो 1643 किलोमीटर है, अप्रॉक्स 1650 किलोमीटर अप्रॉक्स है। अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि कौन कौन सा इंडियन स्टेट्स है जो म्यांमार का बॉर्डर टच करता है, तो उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम है। ये ध्यान में रखना है कि आसाम जो है वो म्यांमार से बॉर्डर टच नहीं करता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, आसाम यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पे देखना, ये जो बांग्लादेश है ये भी म्यांमार से बॉर्डर टच कर रहा है। तो ये नहीं सोचना कि जो म्यांमार है वो मतलब बांग्लादेश से बॉर्डर टच नहीं करता। बांग्लादेश जो है उसका दो नेबरिंग कंट्री है, इंडिया और म्यांमार दोनों, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो चाइना है, ये जो चाइना है इस चीज़ को हम लोग फार ईस्ट एशिया वाला रीजन बोलते हैं। ये जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह है ये सब साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, और ये जो बांग्लादेश, इंडिया, इधर नेपाल, भूटान और श्रीलंका ये सब जो है ये सब का सब साउथ एशिया वाला रीजन हो जाता है। फिर अभी हम लोग देखेंगे कि जो कोस्टल एरिया है म्यांमार का ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लगभग 2000 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। और इतना लंबा कोस्टल एरिया होने की वजह से क्या हो जाता है कि म्यांमार जो है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है, खास करके जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है और जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है। अगर हम लोग म्यांमार का लोकेशन देखें तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जो म्यांमार है इसका कोस्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबा है, और इतना लंबा कोस्ट लाइन होने की वजह से अगर बे ऑफ बंगाल में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो उसके लिए इंडिया को म्यांमार का सपोर्ट चाहिए। ओके, इवन ये कंप्लीट अगर हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन का बात करें तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए म्यांमार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। अगर म्यांमार का हम लोग पॉपुलेशन देखें तो टोटल 5.35 करोड़ है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, 82% पर किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन क्योंकि ये म्यांमार जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में, इवन ये जो है ये हॉटस्पॉट है, ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट इंडो बर्मा रीजन है ये वाला रीजन एक हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में।
यहाँ का जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है, और बुद्धिस्ट में भी ये जो है सो थारवेदा बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। 88% जो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो थारवेदा बुद्धिस्ट को फॉलो करता है। ये थारवेदा बुद्धिज़्म जो है इवन थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, ये सब जगह प्रैक्टिस किया जाता है। और ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये जो थारवेदा बुद्धिज़्म है ये श्रीलंका जो है वो इंडिया से ही गया था। फिर थारवेदा का मतलब क्या होता है? थारवेदा जो है वो बेसिकली देखो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध है, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध है। यहाँ पे जो है यहाँ पे आइडल वर्शिप को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। बुद्धा के जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बेसिकली थारवेदा जो है वो हीनयान बुद्धिज़्म का ही एक सेक्ट है। ओके, तो थारवेदा का मतलब ये होता है टीचिंग्स ऑफ द एल्डर्स। और ये जो है थारवेदा बुद्धिज़्म का जो लिटरेचर है वो पाली लिटरेचर में लिखा गया, लेकिन जो महायान बुद्धिज़्म है उसका लिटरेचर जो है वो संस्कृत लिटरेचर में लिखा गया था। और जो हमारा बोध गया है बिहार में, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट प्लेस है ये थारवेदा बुद्धिस्ट के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो म्यांमार के जो लोग हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आते हैं एज अ टूरिस्ट। तो इंडिया के टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से भी म्यांमार जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर हम लोग कैपिटल देखें म्यांमार का, तो ये जो है ये है नैपीदाव। ये नैपीदाव है, ध्यान में रखना ये रंगून नहीं है। अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि म्यांमार का कैपिटल रंगून है, बट बेसिकली ये नैपीदाव है। ओके, अगर हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से देखें, हिस्टोरिकली अगर देखें, तो जो म्यांमार के जो बुद्धिस्ट हैं वो लगातार इंडिया का जो हॉली प्लेसेस है, बुद्धिस्ट हॉली प्लेसेस है, उन सबको लगातार विज़िट करते आते रहे हैं। तो इस वजह से भी इंडिया का और म्यांमार का जो है ये एक ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाता है, कल्चरल कनेक्शन बन जाता है। और बुद्धिज़्म तो एक है ही है जो एक कनेक्टिंग लिंक बन जाता है इंडिया और म्यांमार के बीच के रिलेशन का। फिर अगर हम लोग देखें रंगून, जिसका अभी यंगून भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं, तो ये जो रंगून है ये वही वाला एरिया है जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र जो थे उनको दफनाया गया था। जब वो 1964 का बैटल ऑफ बक्सर हार जाते, तो बैटल ऑफ बक्सर, जब 1857 जो है 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था इंडिया का, वो जब बहादुर शाह जफ़र का डिफीट होता है, तो उसके बाद उनको जो है रंगून का जो जेल है उसमें उनको डाल दिया जाता है और वहीं पे उनका मौत हो जाता है और वहीं पे उन्हें दफना भी दिया जाता है। जो मैंडले का जेल है ये इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको मैंडले का जेल में डिपोर्ट किया गया था। फिर 25 लाख इंडियंस जो हैं वो म्यांमार में रहते हैं। ओके, तो ये जो है ये सिग्निफिकेंस शो कर रहा है कि म्यांमार का और इंडिया का रिलेशन, क्योंकि अगर म्यांमार में इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाएंगे, वो वहाँ के कल्चर को अफेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर जो होगा वो म्यांमार में इंडिया के फेवर में एक्ट करेगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार जो है वो पहले इंडिया का ही पार्ट था। जब इंडिया में 1935 से पहले जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसमें ये पूरा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये म्यांमार वाला रीजन, ये पूरा का पूरा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंडर में आता था। और ये 1935 तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है, इसकी वजह से क्या होता था कि जो मेनलैंड इंडिया वाला पार्ट है उससे जो म्यांमार का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट लिंक नहीं था, वो सी के थ्रू ही मेनली हो पाता था, जिसकी वजह से जो म्यांमार का एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मेनलैंड इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है इसको करने में दिक्कत होता था। इसलिए ये इसका जो गवर्नर जनरल है इसको अलग कर दिया गया, ये एक अलग फैक्शन कर दिया गया ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटिश कॉलोनी का। और ये जो इंडिया वाला मेनलैंड इंडिया वाला जो ब्रिटिश कॉलोनी था इसका एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया गया। ये 1935 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रोविज़न था कि जो बर्मा है उसको इंडिया से सेपरेट करने का। तो इससे भी पता चलता है कि अगर ये हिस्टोरिकली एक साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहा है, तो उससे भी ये पता चलता है कि इंडिया और म्यांमार में जो कल्चरल एक्सचेंज है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा। दोनों में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। ओके,
फिर जो 15 अगस्त जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ कर जाते तो उसी टाइम जो है वो म्यांमार से को भी छोड़ देते हैं। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है और 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिलता है। फिर अभी अगर हम लोग इंडिया और म्यांमार के रिलेशन को देखें, जो हम लोग के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखने का ज़रूरत है कि इंडिया और म्यांमार का ना ही कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है और ना ही कोई वाटर को लेकर डिस्प्यूट है। वाटर को लेकर डिस्प्यूट मतलब कोई रिवर वाटर का डिस्प्यूट नहीं है। ओके, फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टेज अगर इंडिया और म्यांमार के रिलेशन का, तो जो पहला स्टेज होता है 1948 से 1962 तक का स्टेज, ये वो पीरियड था जब इंडिया और म्यांमार का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। उस टाइम इंडिया के जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और जो बर्मा के पीएम थे यू नू, ये दोनों जो थे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। यहाँ पे हम लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं और ये बर्मा के प्रेसिडेंट यू नू हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इसलिए भी इंडिया और म्यांमार का जो फ्रेंडशिप है ये भी काफ़ी अच्छा चलता है इस फेज़ में 1948 से 1962 तक। लेकिन इवन जो 1951 है इसमें इंडिया और म्यांमार जो है वो फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करता है। जिस तरीके से इंडिया जो है वो रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, वैसे ही 1951 में इंडिया और म्यांमार जो है वो एक दूसरे से फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करता है। लेकिन उसके बाद स्टेज 2 आता है 1962 से 1988। ये वो फेज़ है जब इंडिया का और म्यांमार का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। रीज़न क्या है कि म्यांमार में मिलिट्री रूल आ जाता है, और ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं कि जब भी कहीं पे मिलिट्री रूल आता है तो उसका डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ रिलेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं रह जाता है। रीज़न क्या है, अगर कोई मिलिट्री रूल वाला कंट्री जो है वो किसी डेमोक्रेटिक रूल वाले कंट्री के साथ रिलेशन रखेगा तो जो म्यांमार के सिटीजन्स हैं वो भी डिमांड करेंगे कि उन्हें भी डेमोक्रेसी चाहिए जैसा उनके फ्रेंडली कंट्री में है। ओके, तो इसलिए भी नहीं तो, और दूसरा ये भी रीज़न था कि इंडिया जो था ये वाले पीरियड में काफ़ी एक आइडियोलॉजिकल रिलेशन लेके चलता था कि अगर सामने वाला कंट्री जो है वो मिलिट्री रूल रखा हुआ है तो उससे उतना अच्छा हम लोग को फॉरेन रिलेशन नहीं रखना है। ओके, तो इस टाइप का एक आइडियोलॉजी लेकर चला हुआ था। तो ये कुछ रीज़न था जिसकी वजह से 1962 से 1988 का जो पीरियड है इसमें इंडिया और म्यांमार का रिलेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इवन 1988 में क्या होता है कि म्यांमार में एक मूवमेंट चलता रहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ आंग सांग सू की। ये आप देख सकते हैं, ये आंग सांग सू की है जिनको नोबेल प्राइज़ भी बाद में मिला था पीस प्राइज़ के लिए। हालांकि अभी वो नोबेल प्राइज़ इनसे वापस ले लिया गया है रोहिंग्या इशूज़ के कारण। लेकिन यहाँ पे अभी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आंग सांग सू की है ये जो है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए एक मूवमेंट चला रहे थे, और उसी के लिए जो है इनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और इंडिया जो है वो अपना फुल सपोर्ट ये आंग सांग सू की को देता है। और जब म्यांमार में मिलिट्री रूल है और इंडिया आंग सांग सू की को अपना फुल सपोर्ट दे रहा है तो उससे क्या होगा, उससे भी इंडिया और म्यांमार का रिलेशन ख़राब होगा। बेसिकली ये आंग सांग सू की का इंडिया से एक बहुत ही पुराना रिलेशन है, क्योंकि ये आंग सांग सू की का जो पूरा ग्रेजुएशन वाला जो पढ़ाई है, कॉलेज का जो पढ़ाई है वो इंडिया में ही हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी गार्गी कॉलेज में हुआ था। बेसिकली इनकी जो माँ थी वो इंडिया में एम्बेसडर थी म्यांमार की, तो इसलिए भी जो है इनका एक इंडिया से एक गहरा रिश्ता था, एक पुराना रिश्ता था। फिर अगर हम लोग देखें 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म होता है इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म होता है तो इंडिया जो है ये अपना मार्केट खोल देता है। अब इंडिया को जो है वो बाहर मार्केट चाहिए था, और बाहर जो मार्केट इंडिया को है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से अच्छा और नियरेस्ट, ये एक तो काफ़ी ज़्यादा पास था और ऊपर से एक मार्केट एक्सेस का अपॉर्चुनिटी था। इंडिया अपना सामान जो है इन कंट्रीज़ में बेच सकता था। तो इसलिए भी अब ये सारे कंट्रीज़ जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इंडिया जो है अब कोशिश करता है कि इन कंट्रीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे। इसीलिए आप देखोगे कि इसी टाइम पीरियड में एलपीजी रिफॉर्म के बाद जो है वो हम लोग का आता है लुकिस्ट पॉलिसी आता है, उसके बाद फिर गुजराल्स डॉक्ट्राइन आता है, वो सब इसी पार्ट्स के लिए आता है।
ताकि हम लोग जो है इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छा बना सके और साथ ही साथ जो है हम लोग इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डेवलप कर सके, चाइना को काउंटर कर सके, इन कंट्रीज़ के साथ एक ट्रस्ट डेवलप कर सके। तो वही यहाँ पे होता है कि जो एलपीजी रिफॉर्म होता है उसके बाद इंडिया का रिलेशन जो है वो म्यांमार के साथ काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन एक रीज़न और भी था कि इंडिया का रिलेशन म्यांमार के साथ क्यों अच्छा होता है। बेसिकली देखो, अभी तक 1991 तक क्या हो जाता कि इंडिया जो अपना फॉरेन पॉलिसी है ये काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल या आइडियल सिचुएशन को लेकर के चलता था। मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था, ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा आइडियल सिचुएशन था। जैसे सपोज़ कर लो कि पहले म्यांमार है तो म्यांमार तो पहले मिलिट्री रूल है। अब क्योंकि इंडिया का कहना था वहाँ पे तो मिलिट्री रूल है, डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, मतलब वहाँ पे लोगों को, सिटीजन्स को उतना ज़्यादा राइट नहीं दे रहा है वहाँ का मिलिट्री गवर्नमेंट, तो हम लोग तो म्यांमार से रिलेशन उतना अच्छा नहीं रखेंगे। ये एक आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी था इंडिया का। लेकिन 1991 के बाद ये चीज़ बदल जाता है। अब क्या होता है, अब इंडिया को रियलाइज़ होता है कि नहीं, म्यांमार का जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। केवल इस बेसिस पे क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री रूल है तो इंडिया म्यांमार के साथ अपना रिलेशन ख़राब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि म्यांमार का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के हो, बे ऑफ बंगाल में अगर समुद्री सुरक्षा इंश्योर करना हो या इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा इंश्योर करना हो, चाहे म्यांमार का अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार देखें, कोल के क्षेत्र में ऑयल रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है, कोल पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। इवन क्योंकि म्यांमार जो है वो हम लोग का इमीडिएट नेबर है, तो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी म्यांमार का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। और ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि किस तरीके से म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के लिए कनेक्टिंग ब्रिज साबित हो सकता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ये जो है ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, ये म्यांमार है, और इंडिया को अगर साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करना है तो म्यांमार जो है उसमें एक बहुत बड़ा लिंक साबित हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इंडिया जो है उसका जो पर्सपेक्टिव था कि नहीं मिलिट्री रूल है तो उससे उतना अच्छा रिलेशन नहीं रखना है, इस चीज़ को बदलता है और काफ़ी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी अपनाता है, जिसमें इंडिया ये डिसाइड करता है कि इंडिया और म्यांमार का रिलेशन जो है वो कोशिश करेगा अच्छा करने का। और धीरे धीरे इंडिया और म्यांमार का रिलेशन अच्छा भी हो रहा था। लेकिन 1993 में क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो आंग सांग सू की हैं उनको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे ही ये करता है तो वैसे ही क्या होता है कि इंडिया का रिलेशन जो है वहाँ का जो मिलिट्री रूल था उससे वापस ज़्यादा ख़राब हो जाता है, काफ़ी ख़राब हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तो आंग सांग सू की जो है वो मिलिट्री रूल के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो आंग सांग सू की को जवाहरलाल नेहरू अवार्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो है ये तो इंडिया और म्यांमार का रिलेशन ऑफ कोर्स ख़राब करेगा। ओके, तो वो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया और म्यांमार का रिलेशन जो है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा और ये वैसा ही चलता रहता है। 2012 तक काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आता है इंडिया और म्यांमार के रिलेशन में, अनटिल 2012 में जो है डेमोक्रेसी म्यांमार में इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। जब म्यांमार में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ 2012 में, तो उसके बाद से ये देखने को मिलता है कि इंडिया और म्यांमार का रिलेशन लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, एक हेल्दी रिलेशन बनने की तरफ जा रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंडिया और म्यांमार के रिलेशन में इशू है, क्या क्या चैलेंजेस है। जो सबसे बड़ा और फेमस चैलेंज है वो है रोहिंग्या रिफ्यूजी। देखो रोहिंग्या क्या है, रोहिंग्या वो लोग हैं जो म्यांमार में रहते थे हमेशा से, लेकिन ये जो है होता क्या है कि जो 1982 में मिलिट्री जनरल होते हैं म्यांमार के, जिनका नाम था ने विन, ये क्या करते हैं कि ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का सिटीजनशिप वापस ले लेते हैं। मतलब वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जो भी रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार में रह रहे हैं वो म्यांमार के सिटीज़न नहीं है, वो म्यांमार के नागरिक हैं ही नहीं। अब जब ऐसा होगा तो उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे ये रोहिंग्यास कहाँ जाएंगे। तो अब बेसिकली क्या होता है, ये जो म्यांमार में जितने भी रोहिंग्यास रह रहे थे वो सब के सब यहाँ पे जो ये कोस्टल वाला एरिया है यहाँ पर आके बस जाते हैं, जिसको हम लोग रखैन प्रोविंस बोलते हैं म्यांमार का। ओके, और ये ध्यान में रखना है कि म्यांमार का पॉपुलेशन 5.3 करोड़ है और उसमें से केवल 10 लाख ही रोहिंग्यास मुस्लिम है। मतलब ऐसा नहीं कि रोहिंग्या मुस्लिम्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कम परसेंटेज में है, सिर्फ 10 लाख पॉपुलेशन है इनका।
तो यही होता है कि सारे के सारे जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे वो यहाँ के आके जो रखैन प्रोविंस है यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं। और ये ध्यान में रखना कि ये जो रखैन प्रोविंस है ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करता है। यहाँ पे होने का रीज़न मेन ये था कि यहाँ से फिर वो बांग्लादेश की तरफ माइग्रेट करते हैं, बांग्लादेश से फिर इंडिया की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो इंडिया में भी रोहिंग्या का जो माइग्रेशन है इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इवन अभी एक एस्टिमेट है जिसके अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि लगभग 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो इंडिया में हैं। ओके, तो वही है कि जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम्स थे म्यांमार में वो सब के सब म्यांमार का रखैन प्रोविंस में सेटल हो गए ताकि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। और अगर एक साथ सब इस प्रोविंस में रहेंगे, इस पूरे म्यांमार के मुस्लिम सब यहाँ पे एक साथ रखैन प्रोविंस में रहेंगे तो उन सब में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ आता, यूनिटी आता, ठीक है। और धीरे धीरे वो बांग्लादेश और इंडिया में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि म्यांमार का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। ओके, देखो सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो है 5B, बी फॉर बुद्धा, बी फॉर बिजनेस। इंडिया हम लोग कैसे देख चुके हैं कि म्यांमार में 25 लाख इंडियंस रहते हैं, तो वो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज हम लोग कर सकते हैं। इवन हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से म्यांमार जो है वो हम लोग को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का काम कर सकता है, बिजनेस प्रोवाइड कर सकता है। इवन जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं उन सब को डेवलप करने में भी म्यांमार का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ देखें तो जो बॉलीवुड मूवीज़ है वो म्यांमार में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारा बॉलीवुड सॉन्ग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। भरतनाट्यम म्यांमार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन जो बर्मा टीक होता है इसका फर्नीचर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये हम लोग देख सकते हैं, ये बर्मा टीक है, बर्मा टीक का फर्नीचर है ये। तो ये जो है ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। फिर म्यांमार जो है वो आसियान कंट्रीज़ का मेंबर है और ये इकलौता ऐसा आसियान कंट्री का मेंबर है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं आसियान कंट्रीज़ के मेंबर जो ये वाला रीजन में सब है। बेसिकली ये ईस्ट तैमूर भी अब बन चुका है आसियान कंट्रीज़ का मेंबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो केवल ये बर्मा ही है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं उन सब में। तो इस तरीके से अगर आसियान कंट्री के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है या उनके साथ जो है रिलेशन अच्छा करना है तो म्यांमार जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है इंडिया को। तो वही है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इवन उसका अगर कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया से अगर करना है तो उसमें म्यांमार का रोल काफ़ी ज़्यादा होगा। आसियान के साथ अगर करना है तब भी म्यांमार का रोल बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं। फिर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी देख लिया कि किस तरीके से म्यांमार जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो इंडो पैसिफिक और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में इंश्योर करता है। म्यांमार के पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिजर्व्स हैं, जैसे चाहे वो कोल के फॉर्म में हो या पेट्रोलियम के फॉर्म में हो। बहुत सारा जो इंडियन कंपनीज़ है वो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किए हुए हैं म्यांमार में। म्यांमार के पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत है यहाँ पे। इवन अगर हम लोग देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं, अलगाववादी मूवमेंट जो भी होते हैं, जो सेपरेट नेशन का डिमांड करते हैं या जो भी मिलिटेंसी एक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट में, इन सब को अगर काउंटर करना है इंडिया को तो म्यांमार का हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट वाला रीजन है। अब इंडिया जब भी किसी इंसर्जेंट्स ग्रुप के अगेंस्ट जब इंडियन आर्मी जो है वो फाइट करता है या अटैक करता है तो वो क्या करते हैं, वो म्यांमार में जाके छिप जाते हैं। तो जब तक म्यांमार गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, इंडियन आर्मी के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तब तक इनके साथ जो है इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट या मिलिटेंसी को जो है वो ख़त्म करना आसान नहीं है। तो उनको काउंटर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन ये कहा जाता है कि जो विगरस बर्मीज स्टूडेंट वॉरियर हैं और अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी हैं, ये लगातार जो भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है या मिलिटेंट्स हैं उन लोग को लगातार सपोर्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक इंडिया और म्यांमार जो है इन दोनों का रिलेशन बेटर नहीं होगा, तब तक इन सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को फाइट करना इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। जैसे जैसे इंडिया और म्यांमार का रिलेशन बेटर होता जाएगा वैसे वैसे इंडिया के लिए ये आसान होता जाएगा ये सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप से या सेपरेटिस्ट ग्रुप से डील करना। ओके,
तो बेसिकली म्यांमार का सिग्निफिकेंस जो है, अगर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को पीस इस्टेब्लिश करना है तो उसमें म्यांमार का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इवन म्यांमार जो है नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी लिंक। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया ऑफ कॉपरेशन है इंडिया और म्यांमार के बीच में। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग ट्रेड और इकोनॉमी को देखें तो जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और म्यांमार का, ये देखो 1980-81 में केवल $12.4 मिलियन का था, जो कि 2016-17 में $2.18 बिलियन का हो गया। तो ये जो है आप समझ सकते हो कि इंडिया और म्यांमार का ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टैग्नेंट है। इवन म्यांमार जो है इसको इंडिया ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है। बेसिकली ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस इंडिया का एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंडिया जो है यूनिलैटरल कंसेशन प्रोवाइड करता है। ये वही वाला बात हो गया जो गुजरात डॉक्ट्राइन में है कि जो छोटे कंट्रीज है उनके साथ प्रिंसिपल ऑफ नॉन म्यूचुअलिटी के बेसिस पे रिलेशन बनाना। यहाँ पे यूनिलैटरल कंसेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वहाँ पे उन जो भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सेस है वहाँ से इंडिया में वो ड्यूटी फ्री है। और ऐसा सबके लिए नहीं है, केवल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ इंडिया ऐसा करता है। तो उसमें से ही ये म्यांमार है कि म्यांमार के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इंडिया ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रोवाइड कर रहा है। इवन कुछ इंडियन कंपनीज ऐसे हैं जैसे एसआर हो गया, गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, ये सब म्यांमार का जो एनर्जी सेक्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग कनेक्टिविटी का बात करें तो जिस तरीके से हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरीके से म्यांमार जो है वो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने में, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट में और इवन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो इसी के रिकॉर्डिंग जो है अभी हम लोग दो प्रोजेक्ट देख सकते हैं। एक तो ये कालादान सेतुवे प्रोजेक्ट मॉडल है, जिसमें इंडिया जो है, यहाँ पे आपको कोलकाता दिख रहा होगा, कोलकाता से यहाँ पे जो म्यांमार का सेतुवे प्रोजेक्ट है इसको इंडिया डेवलप करेगा और यहाँ से रिवर चैनल के थ्रू होते हुए फिर रोड चैनल के होते हुए जो है इंडिया ये मिज़ोरम को कनेक्ट करेगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि इंडिया का जो कनेक्टिविटी है, जैसे कोलकाता से अभी क्या है कि मिज़ोरम जाने में बहुत लंबा रूट ट्रैवल करना पड़ता है और यहाँ से क्या होगा, तुरंत पहुँच जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ेगा। एक और प्रोजेक्ट जो अभी हम लोग देख सकते हैं, ये ट्राईलैटरल हाईवे है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का, कि इंडिया से अभी थाईलैंड जाना जो है वो तो केवल सी रूट के थ्रू होता है, लेकिन अभी इसको लैंड रूट के थ्रू भी एक हाईवे के थ्रू किया जा रहा है। तो ये जो है ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एशियन ट्राईलैटरल हाईवे बनाया जा रहा है। मतलब म्यांमार का पूरा फुल यूटिलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ ईस्ट का पीस के लिए, नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में करने के लिए, इवन मेन लैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए। अगर हम लोग डेवलपमेंट असिस्टेंस का बात करें तो इंडिया जो है अभी $2 बिलियन का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया है म्यांमार को। ओके, तो ये जो है ये मेजर शो करता है इंडिया का जो है वो टिल्ट म्यांमार के साइड, एक सॉफ्ट कॉर्नर शो करता है किस तरीके से इंडिया जो है वो म्यांमार को डेवलपमेंट में असिस्ट कर रहा है। इवन जिस तरीके से इंडिया में IIT होता है तो वैसे ही जो म्यांमार में है, म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है MIIT, इन MIIT का जो डेवलपमेंट है इसमें इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहा है। वहाँ पे चाहे इन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना हो, इन सब में इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अगर डिफेंस कॉपरेशन देखें तो इंडिया और म्यांमार का जो आर्मी है वो एक बायलैटरल एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है इम्बैक्स। ये बायलैटरल एक्सरसाइज करना का मतलब है कि इंडिया और मिलिट्री का आर्मी के बीच में एक कॉपरेशन है। अगर हम लोग मल्टीलैटरल पार्टनरशिप देखें तो इंडिया और म्यांमार जो है वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ग्रुपिंग्स का मेंबर है, चाहे वो आसियान हो, बिम्स्टेक हो, मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन हो, इन सब में इंडिया और म्यांमार जो है वो एक साथ है। इवन इंडिया जो है वो अपना एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड में भी इंडिया पीछे नहीं है। जब म्यांमार में 2008 में साइक्लोन आया था, साइक्लोन नरगिस, तो उस टाइम इंडिया जो है बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड किया और इमीडिएट रिलीफ मटेरियल्स प्रोवाइड किया था म्यांमार को। फिर जब 2011 में फिर से म्यांमार का जो शान स्टेट है यहाँ पे जब अर्थक्वेक आया तो उस टाइम फिर से इंडिया जो है वो $1 मिलियन रुपए जो है $1 मिलियन जो है वो म्यांमार को प्रोवाइड किया था।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया के लिए म्यांमार जो है किस तरीके से कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और इंडिया जब से म्यांमार में जब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ है, इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि म्यांमार के साथ रिलेशन अच्छा हो सके। हालांकि जो म्यांमार का जो कल्चर है वो जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन पीपल है इन सब से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो ये भी इंडिया के लिए एक बूस्ट है कि इंडिया जो है वो अपना रिलेशन म्यांमार के साथ अच्छा कर सकता है। बुद्धिज़्म दोनों कंट्री में होने की वजह से भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, लेकिन ये भी ध्यान में हम लोग को रखना है कि म्यांमार का जो कल्चर है वो चाइना से भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और जब मिलिट्री रूल था तो उस टाइम इंडिया तो म्यांमार के साथ अपना रिलेशन ख़राब कर लिया था, लेकिन जो चाइना था उसका रिलेशन उस वक्त भी म्यांमार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो म्यांमार के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इवन म्यांमार जो है वो चाइना का 1 बेल्ट 1 रोड पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है। ओके, तो ये जो है ये हम लोग देख सकते हैं कि अभी का जो फॉरेन डिप्लोमेसी है इस रीजन में क्या है, और इंडिया को अभी म्यांमार के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने का ज़रूरत है, जो धीरे धीरे हो भी रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।